टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 तथा बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत एनसीईआरटी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि वेद कितने हैं। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। एवं सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। एवं सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो सूक्त किन्हें कहा गया है कि सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो इसमें अगर प्रश्न बनेगा कि सूक्त का अर्थ क्या होता है, तो सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। तथा ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा सूक्त हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। तो ये जो 1000 से अधिक सूक्त हैं, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए किए गए हैं, उनकी अर्चना के लिए किए गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से 3 देवता का सर्वाधिक वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, जिनमें से अग्नि, जिनका वर्णन 250 बार मिलता है, तथा इंद्र, जिनका वर्णन 200 बार मिलता है, और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोम एक पौधा है जिसके खास पेय बनाया जाता है। सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता है, जिसे सोमरस कहा जाता है। तो इस पैराग्राफ में प्रमुख बिंदु थे कि वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। एवं सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तथा ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं, और इसे सूक्त कहा गया, और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। इनमें से 3 देवताएं बहुत महत्वपूर्ण है ऋग्वेद में, जिनकी स्तुति की गई है। वे हैं अग्नि, इंद्र और सोम। अगला बिंदु बनता है कि ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत अथवा वैदिक संस्कृति कहलाती है। तो ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। नेक्स्ट बिंदु, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा। यह इंपॉर्टेंट बिंदु जो सीटेट के प्रीवियस ईयर में बन चुका है प्रश्न, कि संस्कृत भाषा किस परिवार की भाषा है। तो संस्कृत भाषा भारोपी अर्थात भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषा हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। तो भारोपी परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? संस्कृत आती हैं, तथा असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एवं फारसी तथा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी एवं स्पेनिश आदि भाषाएँ भारोपी परिवार से आती हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें से कई शब्द एक जैसे थे। इन्हें एक परिवार का हिस्सा इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें से प्रारंभ में कई शब्द एक जैसे प्रतीत होते थे। जैसे कि मात्र संस्कृत में माँ के लिए प्रयोग है, तथा माँ हिंदी, और मदर अंग्रेजी शब्द। इसमें थोड़ा सा कोइंसिडेंस दिख रहा है कि मात्र संस्कृत में, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी भाषा में। अगला बिंदु इसी में है कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएँ बोली जाती हैं। हमारे उपमहाद्वीप में दूसरे परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में किस परिवार की भाषा बोली जाती है? तो वे है तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्से में बोले जाने वाली भाषाएं हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं। तो झारखंड और मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोली। यह इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था कि संस्कृत भारोपी परिवार का हिस्सा है। तथा एक इंपॉर्टेंट बिंदु इसमें और है कि जैसा कि अभी नीचे बताया कि पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है, किंतु असमिया एक ऐसी भाषा है जो भारोपी परिवार में आती है। तो इसको ध्यान रखना है, यही पेपर में ज़्यादा पूछते हैं कि असमिया किस परिवार की भाषा है। तो आपको बताया गया है कि पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा बोली जाती है, किंतु नहीं, असमिया संस्कृत अर्थात भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। अगला बिंदु बनता है कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच के संवाद ऋग्वेद में दिखाया गया है। तो ऋग्वेद में जो 2, अभी नीचे आएगा कि जो 2 नदियों का संवाद दिखाया गया है वे गंगा तथा सरस्वती नहीं है, वे व्यास और सतलुज हैं। तो यह प्रश्न पेपर में बन चुका है कि विश्वामित्र जो संवाद करते हैं उनमें किन 2 नदियों का उल्लेख मिलता है? तो वह है व्यास और सतलुज। अगला बिंदु है कि ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना मिला है, जिसे भुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। तो भुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कहाँ पाई गई? कश्मीर में पाई गई। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो ऋग्वेद में सबसे पहले छापने के लिए भुज वृक्ष की छाल का प्रयोग किया गया था, जो कश्मीर में पाई जाती है। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। इसकी पांडुलिपि को देख के अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया, तथा यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह प्रश्न पेपर में बन चुका है कि भुज छाल से जो पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी उसे किस संग्रहालय या पुस्तकालय में रखा गया है? तो उसे पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। अगला बिंदु यह जो मैंने पहले बताया था कि व्यास और सतलुज के जो
वर्णित है वह यही है। विश्वामित्र ने कहा है कि हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह तथा दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा ही शक्ति स्फूर्त तुम रथ की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो पेपर में प्रश्न बनता है कि इसमें से एक दो लाइन दे देंगे और पूछेंगे इस विश्वामित्र इसमें किन दो नदियों का वर्णन किए हैं। तो वे उसमें ऑप्शन रहेंगे गंगा, यमुना, गंगा, सरस्वती, किंतु उसमें उत्तर होगा व्यास और सतलज। यह इंपॉर्टेंट बिंदु था, यह पेपर में बहुत बार आ चुका है। अगला बिंदु है कि जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते। तो जिन लोगों ने वेदों की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, इसलिए वे अपने आप को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो जिन लोगों ने वेदों आदि की रचना की वे अपने आप को आर्य कहते थे, जिसका सामान्य भाषा में अर्थ होता है श्रेष्ठ, एवं अपने विरोधियों को वो दास या दस्यु कहे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास या दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, अर्थात उत्तर वैदिक काल में दास का अर्थ गुलाम होते गया। अगला बिंदु है कि ये शिलालेख महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। कौन से? जो ये चित्र में दिखाए गए हैं। चित्र को देखो, ये शिलालेख जो दिखाए गए हैं ये महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। महा का अर्थ होता है बड़ा तथा पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा कनीने से लगाए गए थे। तो ये पत्थर दफन करने के लिए लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह पेपर में प्रश्न बन चुका है कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कब चालू हुई थी। तो वह लगभग 3000 साल पहले हुई थी तथा इसका काम होता है दफनाने में। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर प्रचलित थी। तो महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर प्रचलित थी। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे और कई बार एक अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। ये दोनों ही प्रमाण महापाषाण में कब्रों के लिए होते थे। तो कई बार पुरातत्व को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि कई बार पुरातत्व को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, जैसे कि ये दिखाया गया इसमें। और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था, जैसे कि अगर ये ज़मीन है तो कई बार एक अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था, तो वो भी कब्र की ही निशानी होती थी। और ये एकमात्र प्रमाण है कि जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते थे। तो कब्रों को दो प्रकार से दर्शाया जाता था, एक गोलाकार जैसे कि इसमें ये दर्शाया गया, तथा दूसरा एक ऐसे कि अगर ये ज़मीन है तो इस पर ऐसे एक लाइन रहती थी, वो कब्र को दर्शाया जाता था। इस तरह का महापाषाण को ताबूत या शिष्ट कहा जाता था। तो इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सावधान या शिष्ट कहते थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु था कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सावधान या शिष्ट कहते थे। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए रास्ता है। अगला बिंदु है कि ये इन सब कब्रों में कुछ समानताएं भी थी। जो विभिन्न कब्रें मिली हैं उनमें कुछ समानताएं थी। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। तो इन मृतकों को खास किस्म के एक मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काली लाल मिट्टी के बर्तन अथवा ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। तो इन मृतकों के खास मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी या ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही कुछ लोहे के औजार, हथियार, घोड़े, कंकड़ और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। तो सामान्यतः इन कब्रों में कुछ सामान दफनाए जाते थे, जिसमें काले लाल मिट्टी के बर्तन, कुछ लोहे के औजार, हथियार, घोड़े, कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने आदि साथ में रहते थे। इसमें अगला बिंदु है कि ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है। तो प्रथम बिंदु यही बनता है कि ब्रह्मगिरी कहाँ है, तो वे कर्नाटक में है। तो ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। तो ब्रह्मगिरी के एक कब्र में एक व्यक्ति के 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए तथा दूसरे में कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की आर्थिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति अमीर था तो वह 33 सोने के मनके और शंख थे, तथा कोई व्यक्ति गरीब था तो उसके शव के साथ सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। अगला बिंदु है कि कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग के एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। मतलब एक बार दफनाया गया, फिर कुछ समय बाद किसी और की मृत्यु हुई तो वहीं पर दूसरे व्यक्ति को दफनाया गया एक ही परिवार में। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। इसीलिए पोर्ट होल जो बड़ा गड्ढा एक था, ऊपर पड़े थे, उसका यूज यही था कि अगर क्योंकि मृत्यु जो अन्य समय पर हुई थी तो उसे पोर्ट होल के सहारे बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। तो बाद में जब मरने वाले लोग थे उनको पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों को काम करते थे। इन स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों को काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाए दोबारा आते थे।
अगला बिंदु है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति का कब। तो प्रथम बिंदु यही है कि इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। तो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। जो इनाम गांव में 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था और उनका सर उत्तर की ओर होता था, अर्थात उनके पाँव दक्षिण की ओर होते थे। कई बार उनके घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार उनको अपने घर के ही अंदर दफनाया जाता था, आंगन आदि में। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो ऐसे बर्तन भी शव के साथ रखे जाते थे जिनमें खाना या पानी रखा जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। तो एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गाँव के सबसे बड़े घरों में से एक था। तो इनाम गाँव बस्ती में यह सबसे बड़े घरों में से एक था। अगला बिंदु है कि क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का। यह प्रश्न पेपर में आ चुका है कि कंकाल पुरुष का है या स्त्री का, इसका हम कैसे पता लगेंगे। तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएँ हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी कटी स्त्रियों की जांच है। कंकाल का लिंग पहचानने की बेहतर तरीका उसकी कटी स्त्रियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रवेश या कूला प्रवेश से ज़्यादा बड़ा होता था। यही इंपॉर्टेंट बिंदु की बात मैं कर रहा था जो पेपर में आ चुका है कि पुरुष और स्त्रियों के कंकाल को पहचानने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि महिलाओं का कटी प्रवेश या कूला प्रवेश पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था, क्योंकि वे बच्चों को जन्म देती थी। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। तो आज से 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, जो कुषाण वंश के थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। उनका कहना था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। यह आधुनिक में, जैसे कि हम जानते हैं कि आधुनिक में 206 हड्डियां हैं, उससे बहुत ज़्यादा ये बताए थे। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों और कार्टिलेजों की जोड़ों को भी संख्या को जोड़ लिया था। तो इसमें अगला बिंदु है कि एटलस में चीन को देखिए। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। तो लेखन कला का सबसे उदाहरण प्राचीन कहाँ है, वह है चीन में। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। तो चीन में जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था जिन्हें भविष्यवाणी करने के लिए हड्डियाँ कहा जाता था, जिन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती थी। तो लेखन कला का सबसे प्राचीन उदाहरण चीन में मिलता है और इसमें जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था और इन्हें भविष्यवाणी बताने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उनके पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहर में महल बना के रहते थे और उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसों के बर्तन भी शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो इसमें यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि चीन के लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे उस समय 3500 साल पहले तक, तथा यह जानवरों की हड्डियों पर लिखते थे जिन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा गया था। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन में पहला बिंदु बनता है कि लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। अगला बिंदु है कि सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। अगर प्रश्न आएगा सूक्त का सामान्य भाषा में अर्थ क्या है, तो अच्छी तरह से बोला गया। अगला बिंदु है कि संस्कृत भाषा भारूपी भाषा परिवार की है। तो संस्कृत भाषा भारूपी भाषा परिवार की, तथा असमिया, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि असमिया भी भारूपी भाषा ही परिवार की है। एवं मध्य भारत में एस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगला बिंदु है कि 1500 साल पहले भुज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। तो 1500 साल पहले भुज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। इसका अनुवाद अंग्रेजी में करके पुणे के लाइब्रेरी में रखा गया है। तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में करके पुणे के लाइब्रेरी में रखा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार है, अग्नि का वर्णन 200 बार है, तथा विष्णु का वर्णन 100 बार है। एवं शिव का वर्णन मात्र 3 बार है, तथा सिंधु का वर्णन 55 बार है और सरस्वती का वर्णन 50 बार है। एक इंपॉर्टेंट बिंदु है जो इस बुक में नहीं परंतु कभी कभी पेपर में आती है कि सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी, तो वह सिंधु थी, तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था, परंतु उसका वर्णन केवल 50 बार ही है।
महापाषाण, कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का जो प्रयोग करते थे उसे महापाषाण कहा जाता था। यह 3000 वर्ष पहले बने थे। इन्हें ताबूत, सावादान या शिष्ट भी कहते थे। दफन लोगों के साथ कभी कभी काली लाल मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे। साथ ही लोहे के औजार, घोड़े, कंकड़ तथा सोना आदि भी दफनाया जाता था। अगला बिंदु है कि ब्रह्मगिरी कर्नाटक में एक कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं व दूसरी कब्र में केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो वहाँ की आर्थिक असमानता को दर्शाते हैं। तो ब्रह्मगिरी में कब्र के ही हिसाब से पता चला है कि वहाँ की आर्थिक असमानता भी दर्शाई गई है। अगला बिंदु है कि इनाम गांव की एक विशिष्ट कब्र। इनाम गांव भीमा नदी के सहायक नदी घोड़ के किनारे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि इनाम गांव कहाँ है, तो इनाम गांव भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। यहाँ वयस्क को सीधा लिटाकर उत्तर की ओर सर करके दफनाया गया था, घर के अंदर ही। अगला बिंदु है कि स्त्री व पुरुष के कंकाल में भेद कैसे कर सकते हैं। तो कूल्हा व कटी प्रवेश को देख के स्त्री व पुरुष के कंकाल में भेद कर सकते हैं, क्योंकि स्त्री बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कूल्हा या कटी प्रवेश बड़ा होता था। अगला बिंदु है कि पोर्ट होल क्या है। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए जो बड़ा रास्ता होता है उसे पोर्ट होल कहते हैं। अगला बिंदु है कि कब्रों की पहचान कैसे होती थी। कब्रों की पहचान या तो एक खड़ा पत्थर होता है या चारों ओर गोल गोल पत्थर रखा गया होता है। अगला बिंदु है कि चीन में 3500 साल पहले हड्डियों में लिखते थे, जिसे जलाकर भविष्यवाणी कहते थे तथा इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डी कहा गया। तथा लास्ट बिंदु है कि चरक ने बताया था कि शरीर में 360 हड्डियाँ, जो आधुनिक हड्डी जैसा कि हम जानते हैं कि 206 है, उससे बहुत ज़्यादा बताई थी। चलिए आज का सेशन यहीं तक। कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।